दिल्ली के दंगल में 2 साल बाद घोटाले के लिए बनाई गई नई शराब नीति फिर से सुर्खियों में है। वजह यह कि आतिशी मारलेना ने सत्ता में आने के बाद इसे फिर से दिल्ली में लागू करने की घोषणा कर दी। उसके बाद दिल्ली का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। दिल्ली में साल 2021 में नई शराब नीति लाई गई थी और बवाल होने के बाद इसे 2022 में रद्द कर दिया गया। शराब नीति केस में ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। अब अगर आतिशी मारलेना इसे फिर से लागू करना चाहती हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह होगी। वजह है फंडिंग। शराब नीति लागू करने से आम आदमी पार्टी को हजारों करोड़ का फंड मिला था। दिल्ली के सारे लगभग संसाधनों का इस्तेमाल करके उसे कर्जदार बना देने के बाद फंड के लिए शराब के अलावा कोई दूसरा रास्ता आम आदमी पार्टी के पास बचा भी नहीं। यही वजह है कि संदीप दीक्षित से लेकर स्वाति मालीवाल तक हमलावर हैं। संदीप दीक्षित ने कहा आतिशी शराब नीति फिर से लागू करेंगी ही, वरना फंड कहां से आएगा। दीक्षित ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के नंगे नाच का खुलासा सबसे पहले करने वाले अजय माकन जी हमारे बीच हैं। संदीप ने माकन से कहा कि सत्ता में आने के बाद अब आतिशी शराब नीति फिर से लाएंगी बोला है। संदीप दीक्षित ने अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव की तरफ से केजरीवाल को समर्थन दिए जाने पर संदीप ने कहा कि उन्हें केजरीवाल की शराब कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई या फिर वे केजरीवाल की तरह लखनऊ में आलीशान रंग महल बनवाने की सोच रहे हैं। संदीप दीक्षित ने कहा हो सकता है कि अखिलेश यादव को उनकी शराब नीति पसंद आ गई हो और फिर वो अपने लिए एक भव्य बंगला बनवाना चाहते हो। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में किसी का समर्थन करता है तो इसका मतलब यह है कि वो उनकी नीतियों का समर्थन कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, इसलिए उनकी पार्टी ने केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टी को इंडिया अलायंस के नेताओं का समर्थन मिलना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने आतिशी के बयान को लेकर पोस्ट किया। स्वाति ने कहा कि एक तरफ महिला सम्मान की बात करना और दूसरी तरफ शराब एक पर एक फ्री देने वाली नीति का समर्थन करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आतिशी ने आगे लिखा कि इस शराब नीति से दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों में ठेके खुले थे, लोगों को एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, टेट्रा पैक में शराब मिल रही थी। सीएम का काम राज्य को सुराज्य बनाने का होता है, शराब बिकवाने का नहीं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी मारलेना और संजय सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। दोनों के खिलाफ संदीप दीक्षित ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया और मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग कर डाली। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होनी है। संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि आतिशी और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए। दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा इन्होंने उन पर भाजपा और कांग्रेस से करोड़ों रुपए लेने और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। ये आरोप संदीप दीक्षित के लिए बेहद गंभीर है और उन्होंने इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है, संजय सिंह काफी बेचैन नजर आने लगे। इस मामले में 2 करोड़ कैश रिश्वत लेने के मामले में संजय सिंह भी गिरफ्तार किए गए थे। वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ईडी को जो इजाजत मिली है उसमें संजय सिंह का नाम नहीं है, लेकिन वे हद से ज्यादा बेचैन हैं। इसी वजह से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और पीएम मोदी व अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल पूरे देश के सामने ये साबित हो गया तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ भाजपा का मनगढ़ंत घोटाला था। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुझे अवैध तरीके से जेल भेजा गया था। संजय ने कहा कि भाजपा फिर ईडी से मिलकर केजरीवाल पर फर्जी केस बनाकर उन्हें फंसाने की फिराक में है। गृह मंत्रालय ने ईडी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। ईडी ने पिछले वर्ष मार्च में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। केजरीवाल इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस तरह के अनुरोध को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है और ईडी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के जरिए इस आशय का अनुरोध किया था। इस मामले में अन्य आरोपी सरकारी अधिकारियों के लिए भी इसी तरह की मंजूरी प्राप्त की गई है, लेकिन जिनमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। यह घटनाक्रम 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हुआ। ईडी अब उन सभी आरोपित नेताओं, मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत ऐसी मंजूरी की मांग कर रही है जिनके विरुद्ध उनके आरोप पत्र दाखिल किया है या करने वाली है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले के बाद उठाया गया।
जिसमें कहा गया था कि ईडी को सीबीआई की तरह इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। उनकी व्यक्तिगत क्षमता के साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भी आरोपित बनाया गया। पूर्व सीएम को ईडी ने आबकारी घोटाले का मुख्य सूत्रधार और प्रमुख साजिशकर्ता बताया है। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी नेताओं और अन्य के साथ मिलीभगत से ये काम किया। ईडी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते भारत के नागरिकों का एक संघ या निकाय है और इसलिए इसे पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपराध के समय केजरीवाल पार्टी के संयोजक थे, इसलिए वो और उनकी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत उल्लेखित अपराधों के लिए दोषी माने जाएंगे। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, लेकिन घोटाले का भांडा फूटते ही हड़बड़ी में इसे रद्द कर दिया गया था। शराब घोटाला से अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ आम आदमी पार्टी का खजाना नहीं बल्कि खुद अपना भी खजाना जमकर भरा। यही वजह है कि 2019-20 में महज 1,57,823 रुपए कमाने वाले अरविंद केजरीवाल की कमाई 2021 में अचानक बढ़कर 44,90,040 रुपए हो जाती है। मतलब कि केजरीवाल की कमाई एक साल में 40 गुना बढ़ जाती है। बड़ी बात ये कि ये कोविड का दौर था, जिस वक्त लोग दाने दाने को तरस रहे थे। उस वक्त इतनी छप्पर फाड़ कमाई कैसे और कहां से हो गई? अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उन्होंने शपथ पत्र देते हुए अपनी संपत्ति का खुलासा भी किया। उनके इसी हलफनामे के आधार पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन पर निशाना साधा है। सचदेवा ने कहा कि कोविड के समय जब आम जनता खाने के लिए मोहताज थी, उस समय केजरीवाल की संपत्ति अचानक 40 गुना बढ़ गई, जो कि बहुत बड़ा शक पैदा करती है। सचदेवा ने कहा कि 2014-15 से अरविंद केजरीवाल अपनी कमाई का स्रोत सिर्फ विधायक के रूप में उन्हें मिलने वाले वेतन को बताते आ रहे हैं और अपने एफिडेविट में उन्होंने अपनी कमाई कुछ इस तरह बताई। केजरीवाल ने साल 2012-13 में 2,05,000 रुपए, 2013-14 में 2,07,000 रुपए, 2014-15 में 7,42,000 रुपए, 2015-16 में 2,46,000 रुपए, 2017-18 में 2,58,000 रुपए, 2018-19 में 2,87,000 रुपए और 2019-20 में 1,57,000 रुपए कमाई बताई। सचदेवा ने कहा कि अब मैं केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल जो आपने नामांकन पत्र भरा और जो एफिडेविट आपने दिया, उसमें साल 2020-21 के बिना किसी कारण, बिना किसी सोर्स के आपकी इनकम 40 गुना कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि जहां 2019-20 में 1,57,883 रुपए थी, वहीं 2020-21 में 44,90,040 रुपए कैसे हो जाती है? ये पैसा कहां से आता है? आगे उन्होंने कहा कि यहाँ एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, 2020-21 ये वो साल है जब लोग कोविड में अपने घरों में छिपे बैठे थे, अपने और अपने परिवार वालों की जान बचाने में लगे थे। लोग खाने के लिए मोहताज थे, एक दूसरे की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन उस समय आपकी इनकम 44 गुना बढ़ गई। ये भी संयोग है कि उस समय आप और आपके मंत्री दिल्ली की शराब नीति बना रहे थे। तो क्या ये उस किकबैक का पैसा है? आप बताएंगे हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन 44 गुना तनख्वाह या जो इनकम टैक्स में आपने पैसा जमा कराया, एक साथ बढ़ना बहुत बड़ा संदेह भी पैदा करता है। और बार बार जो हम आरोप लगाते हैं कि शराब नीति के बाद किस तरह से दिल्ली को लूटने की तैयारी आपने की, 2020-21 का साल ये वो साल है जब आप दिल्ली की शराब नीति बना रहे थे, तो इसका जवाब तो आपको ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस शराब नीति के कारण दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, जिस पॉलिसी के कारण दिल्ली के खजाने को 2,000 करोड़ का चूना लगा और सारा माल आम आदमी पार्टी के हाथों में चला गया, जिस नीति की वजह से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में महीनों गुजार आए, जिस नीति के कारण अरविंद केजरीवाल की हाल ही में ये हालत हो गई, वे किसी संवैधानिक पद पर बैठ ही नहीं सकते। दिल्ली के टेम्पररी सीएम आतिशी मरलेना और उसी नीति को एक बार फिर से दिल्ली में लागू करना चाहती हैं वे। मतलब आतिशी मरलेना और अरविंद केजरीवाल का इरादा साफ है कि अगर वे सत्ता में आए तो फिर से दिल्ली में वो शराब की नदियां बहाएंगे। अब एक बोतल पर एक फ्री की स्कीम फिर से लागू होगी और हर मोहल्ले में शराब की दुकानें फिर से खुल जाएंगी और फिर से घोटालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
आतिशी मार्लेना ने उसी शराब नीति की तारीफ करते हुए कहा कि कई राज्यों ने इसे अपनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए। आतिशी ने इसका जवाब हाँ में दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए। उस नीति को कई राज्यों ने लागू किया, उससे राज्यों का राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा भी, आवंटन में पारदर्शिता बढ़ी। और इसे साफ करते हुए सवाल किया कि आप कह रही हैं कि जो नीति विवादों में थी उसे फिर से लागू करेंगी। आतिशी ने हाँ की मुद्रा में गर्दन हिलाते हुए कहा कि वो नीति बेहतर नीति है। 2021-22 में लागू की गई इस नई शराब नीति में घोटाले का आरोप है। सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही है। ये वही शराब नीति है जिसकी वजह से खुद अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर को जेल जाना पड़ा। महीनों तक जेल में रहने के बाद सभी नेता जमानत पर रिहा हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि इस शराब नीति के जरिए कारोबारियों को गलत तरीके से अधिक फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आरोपों को सिरे से खारिज करती रही। इस शराब नीति पर जांच बैठाने के बाद दिल्ली सरकार ने इसे वापस ले लिया था, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो शराब नीति नहीं होती तो टेम्पररी ही सही आतिशी मार्लेना सीएम तो क्या मंत्री भी न बन पाती। आतिशी के ताजा बयान के बाद भाजपा को एक बार फिर हमलावर होने का मौका मिल गया। भाजपा के संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतिशी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उन्हें सत्ता मिली तो उस शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए। अब आप सोचिए जरा, जिस नई शराब नीति के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, मोटी रकम लेकर ऐसे लोगों को ठेका दिया गया जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था, गली गली में शराब के ठेके खोले गए और दिल्ली को बार में तब्दील कर दिया गया। नीति को बिना कैबिनेट के और एलजी की मंजूरी के लिए लागू कर दिया गया। बाद में सीबीआई के पास केस गया तो वापस लेना पड़ा। उसी शराब नीति की वजह से आम आदमी पार्टी जनता के सामने एक्सपोज्ड खड़ी है। उसी शराब नीति को लागू करना चाहती है मुख्यमंत्री आतिशी। अरविंद केजरीवाल जी को इस पर सफाई देनी चाहिए। वो पूरी दिल्ली को कारोबार में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस बार अरविंद केजरीवाल एक और प्रयोग करने जा रहे हैं, अपने काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं और इस पर अरविंद केजरीवाल को सफाई भी देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णम के रडार पर आ गए। वजह उनका वो बयान है जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि सीधा इंडियन स्टेट्स से है। राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी हंगामा तेज हो गया, लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं दी गई। मतलब कि कांग्रेस भी ये मान बैठी है कि उनकी लड़ाई सीधा इंडियन स्टेट्स से है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी को टैग करते हुए प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि विदेशी डीएनए वाले को देश नहीं समझ सकता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि मोहन भागवत का यह बयान राजद्रोह के समान है कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर बनने के बाद मिली। राहुल गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भागवत ने जो कहा वो हर भारतीय का अपमान है और किसी दूसरे देश में ऐसा होने पर तो भागवत अब तक गिरफ्तार किए जा चुके होते। राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज व्यवस्था से है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह दावा भी किया कि भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। भागवत ने कहा था कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। भाजपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर आरोप लगाया कि ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके परिदेशी तंत्र के शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ गहरे संबंध हैं, जो भारत को बदनाम, अपमानित और खारिज करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोगों ने फैसला लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को खारिज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।